हेलो स्टूडेंट, ह्यूमन राइट्स की क्लास में आपका स्वागत है। हम फोर्थ यूनिट के फर्स्ट टॉपिक को देख रहे थे, जिसमें हमने इंटरनेशनल कॉवेनेंट एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स कैसे हमें प्राप्त हैं और जो कॉन्वेंशन है उसमें किनको बताया गया है, किन राइट्स। आज हम इससे रिलेटेड आगे देखेंगे। उसमें हमने देखा था कि दो टाइप के हमने राइट्स देखे थे। एक तो वो राइट थे जो कि इसमें स्पेसिफाइड किए गए थे, और जो स्पेसिफाइड नहीं किए गए थे उनका क्या रोल होगा, ये हमने सारा अपने फर्स्ट टॉपिक में, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में देख लिया। आज थर्ड पार्ट हम इसका देखेंगे, जिसमें है जो रेस्ट्रिक्शंस हैं इन अधिकारों को लेकर के। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जिस समय भारत ने सिविल और पॉलिटिकल संविधा का अनुसमर्थन किया, इसके अनुसमर्थनों को करने में इसका जो अंगीकार पत्र था, उसके लिए क्या किया, कुछ घोषणाओं को किया। कैसे घोषणाएं की कि उसमें से जो राइट्स हमें एक्सेप्टेबल नहीं थे, उनको हमने पहले ही घोषणा द्वारा, भारत द्वारा, उसे घोषणा द्वारा ही ये कह दिया, माना गया कि ये हमें प्रतिबंधित नहीं करेंगी। ताकि मतलब इसमें अपनी शर्तें रख दी कि किन शर्तों के साथ हम आपके इस कॉन्वेंशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका अनुसमर्थन किसमें किया कि कुछ शर्तों को लगा दिया कि किन शर्तों के चलते हुए हम इस कॉन्वेंशन को अपने यहाँ लागू करेंगे, या हमारे ऊपर इसकी बाध्यता होगी। इसको किया गया। तो इसका प्रभाव क्या हुआ, इस घोषणा का प्रभाव क्या हुआ कि इसके अंतर्गत भारत पर ये कॉन्वेंशन जो है वो बाध्यकारी होंगे, मगर जो क्लॉज हमने दे दिए, जिन शर्तों को हमने रखा, उन शर्तों को छोड़ करके ही हम पर बाध्यकारी होंगे। इसमें फर्स्ट है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, जैसा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये फर्स्ट है। इसमें है आत्मनिर्णय का क्या अधिकार जो है, इस पर दिया गया था। जो आत्मसमर्पण का अधिकार है, इसके बारे में किन व्यक्तियों को यह अधिकार है, इसको स्पष्ट नहीं किया गया था। लेकिन भारत ने इसमें अपनी इसमें स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा कहा गया इसमें कि ये जो आत्मनिर्णय का अधिकार है, ये ऐसे न्यास राज्य क्षेत्रों में और जो दूसरे राज्यों द्वारा शासित होते हैं या विदेशी आधिपत्य के होते हैं, उनके लिए ये अधिकार है। जो अपने जो प्रभुत्ता संपन्न राज्य हैं, ये उनके मामले में नहीं माना जाएगा, ये इसमें कहा गया। ये प्रभुत्ता संपन्न राज्यों पर ये सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि वो इन अधिकारों को धारण नहीं करते हैं जो व्यक्ति हैं। ठीक है। इसके और ये केवल उन राज्यों पर होगा जो कि दूसरे राज्यों द्वारा शासित किए जाते हैं। सेकंड है इसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन। जो मनमानी पूर्ण तरीके से गिरफ्तारी होती थी और निरोध, मतलब किसी को भी अरेस्ट करना जो है, उसके विरुद्ध संरक्षण को लेकर के है। ये जो कॉन्वेंशन है, उसमें आर्टिकल 9 में इसको बताया गया है, इसको प्रावधानित किया गया है कि किसी का भी जो अरेस्टिंग की जाएगी, उसके लिए उसके व्यक्ति किसी नज़दीकी को सूचित किया जाएगा। उसको उस गिरफ्तारी के बारे में बताया जाएगा कि क्यों उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, या उससे संबंधित सारी सूचनाएं उसको दी जाएंगी, जो भी सूचनाएं उससे संबंधित होंगी कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। और यही सारा हमें आपको पता है, जैसा कि हमारा संविधान भी इसको आर्टिकल 22 में बताता है कि आर्टिकल 22 में भी राइट है कि उसमें मनमानी पूर्ण तरीके से किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और जो भी व्यक्ति अरेस्ट किया जाता है तो उसको 24 आवर्स के अंदर ही मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है, और उसको मजिस्ट्रेट के आदेश की स्वतंत्रता है। और ये सारी जो भी जितनी जल्दी हो सके कोर्ट के सामने उसे पेश करना, उसको उसके क्राइम के बारे में बताना, और अरेस्टिंग की इंफॉर्मेशन उसके फैमिली मेंबर्स को देना, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में भी दी गई हैं। लेकिन किस चीज़ में हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में और कॉवेनेंट में क्या अंतर इसमें आ जाता है कि गिरफ्तारी के कारण जानने के लिए इंडिया, जो भारत ने अपना इसमें जो शर्त रखी है, उसमें है कि जो व्यक्ति एक सामान्य विधि के अंतर्गत अपराध में गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें सभी व्यक्तियों को ये राइट नहीं दिया है कि जो व्यक्ति सामान्य विधि के अंतर्गत किया जाएगा।
इसका मतलब है जो राज्य के विरुद्ध कार्य करने वाले लोग हैं उनको इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं दी जाएगी इसकी इंफॉर्मेशन। और जैसे किसी को अरेस्ट किया गया है तो उसमें 2 महीने के लिए बिना किसी एडवाइजरी बोर्ड की सलाह के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन 2 महीने से ज़्यादा अगर उसे एक्सटेंड करना है तो उसके लिए फिर जो एडवाइजरी बोर्ड है उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति है जो राज्य के विरुद्ध या लोक हित के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो इसके लिए ये राइट नहीं ये उसका राइट नहीं रहेगा कि वो इनको जानने के लिए जानने का उसको राइट है। तो उसमें ये जो इंडिया ने घोषणा की थी कि उसके परिच्छेद 2 में ये बताया गया कि इन भिन्नताओं के कारण कि राष्ट्र विरोधी है या विधि के अंतर्गत उसकी किसी छोटे मोटे क्राइम के अंदर अरेस्टिंग है, इसको लेकर के इनमें अंतर हो गया। तो अब क्या हो गया कि उसमें तो कॉन्वेंशन में तो सारे ही लोगों को उसमें सभी व्यक्तियों को दिया गया है ये राइट। लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि इंडिया ने जो अपनी घोषणा पत्र दिया उसमें क्या दिया कि जो व्यक्ति राज्य विरुद्ध कार्रवाई ना कर रहा होगा या लोक विरुद्ध कोई ऐसी घटना को अंजाम ना दे रहा होगा उसको ये राइट दिया जाएगा। थर्ड है इसमें राइट फॉर एलियंस, यानी जो दूसरे राज्य के लोग हैं अन्य देशी लोग हैं उनके राज्य को उनके राइट्स को लेकर के है। जो कॉन्वेंशन है वो बताता है कि किसी भी राज्य का जो किसी भी राज्य के अंतर्गत भूभाग में विधिपूर्ण तरीके से रहने वाले लोगों को किसी भी तरीके से वहां से निष्कासित नहीं किया जाएगा विधि विरुद्ध तरीके से। लेकिन निष्कासन के कारण प्रस्तुत करने पड़ेंगे, सक्षम अधिकारी के द्वारा पास उसको जाने का अधिकार होगा और उसको क्या फिर से पुनर्विलोकन करवाने का राइट होगा। लेकिन इंडिया के मामले में क्या होता है कि जो घोषणा पत्र के भाग 3 में प्रावधान ये किया गया कि जो भारतीय गणराज्य है इसके मैटर में क्योंकि इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं करता है उन्होंने अपना इसमें शर्त क्या डाली कि इस संबंध में हमारी जो है एक अधिनियम हमारा अपने देश का है जो कि फॉरेनर्स एक्ट है 1947 तो जब अपना एक्ट है तो हम इसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो हम फॉरेनर्स के साथ किस तरीके से ट्रीट करेंगे जो हमारा एक्ट हमको बताता है। हमारा एक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जो राइट्स थे उनके लिए हमारे जो हमारा भारत द्वारा उसमें शर्तें रखी गई वो लिस्ट आपको मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, कि भारत के क्षेत्र में कोई भी भारत के अंतर्गत रहता है या शांतिपूर्ण तरीके का सभा कर सकता है, किसी भी जगह में घूमने जा सकता है, उस पूरे भारत भूभाग में उसको घूमने का विचरण करने का अधिकार है। ठीक है, ये 19A में राइट मिला है जैसा आप जानते हैं। लेकिन ये जो राइट है ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एंडलेस है, ये एंडलेस नहीं है क्योंकि इसमें कई प्रावधान से जो इसमें प्रतिबंध लगाए गए हैं वो बताया गया है कि अगर राजनीतिक जो इसमें अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि भारत ने इसमें अपनी स्थिति कर दी कि शांतिपूर्वक सभा करेगा, स्वतंत्रता का अधिकार इसमें एंडलेस नहीं होगा। नेक्स्ट है भारत में प्रसंविदा जो इमरजेंसी टाइम में कॉन्वेंशन का कितना कैसे लागू होता है। तो इसको लेकर के है कि भारत में जो कॉन्वेंशन है इसमें कॉन्वेंशन में दिया गया था कि जो आंतरिक जो अशांति के बारे में है 1975 में जब इंडिया में आपातकाल लगा था वो आंतरिक विद्रोह की वजह से लगा था। आंतरिक विद्रोह में 2 साल के लिए रहा था ये 1977 तक जारी रहा था। लेकिन इसमें क्या था ये आंतरिक जो कला था आंतरिक जो उथल पुथल थी उसको लेकर के ये लगाया गया। जैसा आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के संतुष्ट हो जाने पर आपातकाल लागू हो जाता है। लेकिन इसमें 26 जून 1975 को ये आंतरिक अशांति के कारण ये घोषणा जारी कर दी गई। लेकिन बाद में जो इंडिया द्वारा एक इसको इसमें क्या अमेंडमेंट क्या कर दिया गया 1978 के में इसमें 44वां जो संशोधन किया गया उसमें ये कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह के शब्द कर दिया। जो आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया गया कि जो सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल होगा
उसमें ही आपातकाल में जैसे कई राइट्स खत्म हो जाते हैं ना नागरिकों के या व्यक्तियों के, तो उसके लिए दिया गया कि सशस्त्र युद्ध के समय में ही इसको माना जाएगा और इसमें अमेंडमेंट करके, ताकि क्या जिस समय 75 में ये हुआ ना, उस समय बहुत ज़्यादा लोगों को बिना किसी उनको बताया नहीं गया कि उनको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है या क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, उन्हें मनमाने तरीके से उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, उनको देश में अशांति के मतलब जिस पर शक भी है तो उनको बंद कर दिया और उनको कुछ बताया नहीं, उसमें उनके कई अधिकारों का हनन हुआ। तो बाद में इस 1978 के संशोधन के बाद इसको आंतरिक शब्द को हटा करके इसमें आम विद्रोह जो होते हैं सशस्त्र विद्रोह के लिए इसमें कर दिया गया। ऐसी स्थिति में ही आपातकाल लागू होगा और इस पर भी कई ऐसे राइट्स हैं जिन पर अधिकार जो है, जैसे प्राणों का अधिकार है या यातना और क्रूरता का है, इससे संबंधित प्रोटेक्शन का है, दास दासत्व से रिलेटेड स्वतंत्रता है। ऐसे कुछ राइट्स ऐसे हैं, माना ये किया गया कि आपातकाल की स्थिति में भी वो निलंबित किए जाने योग्य नहीं है, उनको आपातकाल में भी नहीं हटाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें हम नेक्स्ट में देखेंगे कि जो सोशल कॉन्वेंशन है, सोशल राइट्स के लिए कॉन्वेंशन है, उसमें और भारतीय संविधान में कितनी कितना हमारा भारतीय संविधान उसे स्वीकार करता है और कैसे इस ये पॉलिटिकल एंड सिविल राइट से हट करके है। पॉलिटिकल एंड सिविल राइट में से ये कितना भिन्न होता है, कितना इसमें अंतर हो जाता है, क्या डिफरेंस इसमें रहता है कि पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स के लिए कहा जाता है कि राज्य पक्षकार को बाध्यता है, राज्य पक्षकार इसके लिए बाध्यकारी है कि वो सभी जो व्यक्ति हैं उनके लिए ऐसे प्रावधान बनाए। लेकिन जो इकोनॉमिक और सोशल एंड कल्चरल राइट हैं, इसके लिए कहा जाता है कि राज्य ऐसे प्रावधान करे, ऐसे कदम उठाए कि वे लोगों के भविष्य लोग उसका भविष्य में लाभ उठा सकें या उससे कुछ बेनिफिट पा सकें। उसके लिए बाध्यकारी शब्द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स कन्वेंशन में नहीं है।